हेलो बच्चों, पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया है अवतल दर्पण में कौन कौन से प्रतिबिंब और कैसे बनते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि उत्तल दर्पण में कौन से प्रतिबिंब बनते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर इसमें उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर रखी हुई है, जब वस्तु अनंत में है तो देखें अगर वस्तु अनंत में है तो एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले लेते हैं, जो कि परावर्तन के पश्चात ऐसा प्रतीत होगा कि फोकस से होकर आ रही है। हमने ये नियम पढ़ लिया पीछे। एक और प्रकाश किरण ले लेते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। तो अगर प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो परावर्तन के पश्चात ऐसा प्रतीत होता है कि फोकस से होकर आ रही है। देखो, पीछे बढ़ाने पर दोनों प्रकाश किरणें फोकस पर काट रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो प्रतिबिंब है वो फोकस पर बनेगा। जहाँ पर प्रकाश किरणें काटते हैं एक दूसरे को, प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। यहाँ पर आप देख रहे हो कोई साइज नहीं बन पा रहा, मीन्स बिंदु आकार का होगा, अति सूक्ष्म। और तीसरा नंबर दर्पण के देखो पीछे, मीन्स अंदर बन रहा है प्रतिबिंब, तो कैसा होगा? सीधा और आभासी होगा। तो फर्स्ट पॉइंट दर्पण के पीछे फोकस में बनेगा। दूसरा बिंदु आकार का होगा। तीसरा सीधा और आभासी होगा। ओके, तो ये हमारा पहला पॉइंट था, जब प्रतिबिंब अनंत पर है। तो सेकंड नंबर देखिए, सेकंड कंडीशन क्या होती है? जब वस्तु अनंत और दर्पण के बीच रखा हो या रखी हो। ओके, इसमें सिर्फ दो ही कंडीशन होती है। ऐसा क्यों? यहां से समझेंगे। देखिए, ये उत्तल दर्पण हुआ, इसमें फोकस और वक्रता केंद्र दर्पण के अंदर होता है। तो हम वस्तु को दर्पण के अंदर तो ले जाकर रख नहीं सकते हैं, इसके सामने ही रखेंगे। अब दर्पण के सामने या ध्रुव भी कह सकते हैं, पी पोल होता है। तो दर्पण और अनंत के बीच कहीं पर भी आप रखोगे वस्तु को तो दर्पण और अनंत के बीच ही रखी जाएगी, या ऐसा कह सकते हैं अनंत और ध्रुव के बीच। ओके, तो इसमें सिर्फ दो ही कंडीशन होती हैं। तो एक तो या वस्तु जब अनंत पर है, या तो दर्पण और अनंत के बीच है। तो दूसरी कंडीशन यही है, दर्पण और अनंत के बीच जब कोई वस्तु रखी है तो देखें इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा। मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण ले लेते हैं, जो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। दूसरी प्रकाश किरण, ये सारे नियम हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। दूसरा प्रकाश किरण हम वक्रता केंद्र की ओर लेते हैं, परावर्तित तो यहीं से हो जाएगी। ठीक है, वक्रता केंद्र की ओर जब कोई प्रकाश किरण जाती है तो परावर्तन के पश्चात ऐसा प्रतीत होता है कि वक्रता केंद्र से होकर आ रही है। ओके, यहाँ पर पीछे बढ़ाने पर प्रकाश किरणें यहाँ पर काट रही हैं एक दूसरे को, तो यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा A डैश B डैश। अब अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं डायग्राम में कि जो प्रतिबिंब है वस्तु के आकार से छोटा है। कहाँ पर बन रहा है? ध्रुव और फोकस के बीच, मीन्स दर्पण के पीछे ध्रुव और फोकस के बीच। और थर्ड नंबर सीधा और आभासी है। तो तीनों पॉइंट लिख लेते हैं, ध्रुव और फोकस के बीच। या दर्पण और फोकस के बीच भी कह सकते हैं, दर्पण के पीछे। ठीक है ना। सेकंड नंबर देखिए, जो प्रतिबिंब है वस्तु के आकार से छोटा होगा। थर्ड नंबर देखिए, हमें दिख रहा है जो प्रतिबिंब है सीधा और
आभासी है, सीधा और आभासी। देखो जो आभासी प्रतिबिंब होता है हमेशा लाइन को पीछे बढ़ाने पर ही प्राप्त होता है, क्योंकि दर्पण के अंदर बनता है, ठीक है। और इसे हम कभी पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। दर्पण के अंदर आप कहाँ पर्दा लगाओगे, कैसे लगाओगे? ओके, तो जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं दर्पण के सामने, उन्हीं में स्क्रीन या पर्दा लगाकर हम प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब में कभी नहीं कर सकते हैं। तो ये तीनों पॉइंट हो गए। इस तरह दो ही कंडीशन होती है उत्तल दर्पण में, जो हमने दोनों पढ़ ली। ओके, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो अगर आप देखें अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, जैसे अवतल दर्पण में देखें तो वक्रता, क्योंकि ये कर्व में होता है, वक्र होता है, तो कोई वक्रता केंद्र तो होगा, इसका केंद्र का आधा जो होता है फोकस होता है। अब वो इसके साइज पे डिपेंड करेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो फोकस दूरी रहेगी इसकी। इसी तरह अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो ये भी कर्व होता है, मीन्स वक्र। अगर इसको पूरा कंप्लीट कर दें तो इसका कोई ना कोई केंद्र होगा, और दर्पण से ध्रुव से और केंद्र के बीच की जो दूरी होती है, हाफ जो होता है, वो फोकस दूरी होती है। तो यहाँ पर फोकस दूरी इसके आकार पर निर्भर करेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो रहेगा। लेकिन जो समतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी क्या होगी, क्योंकि समतल दर्पण सीधा रहता है, वक्र तो होता ही नहीं है। ओके, तो अगर आप इसका कर्व मीन्स वक्र बनाने लगोगे तब तो केंद्र आएगा, वक्रता केंद्र, और जब वक्रता केंद्र आएगा तो उसका हाफ, उसका आधा फोकस दूरी होगी। तो देखो ये तो सीधा रहता, कभी वक्र तो होगा ही नहीं, गोला बनेगा नहीं। लेकिन हम ऐसा मान सकते हैं कि अगर हम इसे अनंत लंबाई तक बढ़ाएं, अनंत लंबाई तक, तो ये शायद वक्र हो जाए और इसका कोई वक्रता केंद्र हो जाए, जो कि वक्रता केंद्र की दूरी भी लगभग अनंत होगी। तो अगर वक्रता केंद्र की दूरी अनंत रहेगी तो फोकस दूरी भी अनंत ही होगी। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, ठीक है, इन्फिनाइट। तो अगर ऐसा प्रश्न आपको पूछा जाता है, इनका तो आप सॉल्व कर सकते हो, जो भी दिया रहेगा। आगे हम क्वेश्चन भी करेंगे सॉल्व, उससे हम सीख जाएंगे। लेकिन अगर समतल दर्पण में पूछा जाता है तो इसकी फोकस दूरी अनंत होगी। अब आगे पढ़ते हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के उपयोग। तो देखो हमें रटना नहीं है, अगर हम समझ ले रहे हैं, चलो मैं समझा दे रहा हूँ, समझते हैं तो हमें अच्छी तरह से याद हो जाता है। क्योंकि अगर आप याद करोगे ना तो कई बार हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसको इधर यूज किया गया था उत्तल दर्पण में या इसको इधर। तो एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखिए उत्तल दर्पण के उपयोग। पहला इसका उपयोग होता है स्ट्रीट लाइट, जो लाइट रोड में लगी रहती है, रोड के साइड में आपने देखा होगा, तो उनमें इसका उपयोग किया जाता है। कैसे? वही सेम परावर्तक लैंप में और विद्युत बल्ब परावर्तक, तीनों एक ही कॉन्सेप्ट है। परावर्तक लैंप में भी वही कॉन्सेप्ट होता है जो स्ट्रीट लाइट में रहता है, और विद्युत बल्ब परावर्तक में भी। कैसे? देखिए हमारा जो उत्तल दर्पण होता है, अगर इस पर कोई प्रकाश किरण आती है तो उसको फैला देता है, जब परावर्तित करता है तो उसको फैला देता है। जितनी भी प्रकाश किरणें आएंगी उनको फैला देगा। तो जो स्ट्रीट लाइट में इसीलिए इसको लगाया जाता है ताकि ज़्यादा दूर तक प्रकाश फैल सके, जा सके। अगर एक जगह ही फोकस्ड हो जाएगा तो सिर्फ एक ही जगह चीज़ें दिखाई देंगी, बाकी जगह अंधेरा रहेगा। इसलिए स्ट्रीट लाइट में, परावर्तक लैंप में और इसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ओके, फिर सेकंड नंबर देखिए साइड मिरर में। तो जो गाड़ी होते हैं, वाहन जो होते हैं, उसमें साइड मिरर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि अभी हमने जब इसका प्रतिबिंब बनाया था उत्तल दर्पण में, तो हमने देखा था कि जो प्रतिबिंब होता है वस्तु के आकार से छोटा बनता है। ओके, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा बनता है। तो साइड मिरर में जो हम इसका यूज करते हैं, तो जो पीछे से कोई भी गाड़ी आ रही होती है जो कि बहुत बड़े आकार की होती है, हमें छोटे से साइड मिरर में दिख जाता है, क्योंकि उसका प्रतिबिंब छोटा बनता है उसमें, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। अब देखें अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग कार, मोटर, टॉर्च आदि के हेडलाइट में परावर्तक के रूप में, जो हेडलाइट होती है उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऐसा क्यों होता है समझिए। जैसे ही हमारा ये अवतल दर्पण है, इसमें जो बल्ब लगाया जाता है, जैसे मान लो यहाँ बल्ब लगा दिया गया, तो इससे जो प्रकाश निकलेगा वो जाएगा पहले अगर इधर, तो अगर फोकस से होकर, फोकस के पास बल्ब लगाया जाता है, तो जब इसमें दर्पण पर जाएगा तो फोकस से होकर अगर प्रकाश किरण जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। तो मीन्स जो प्रकाश है एक पैरेलल समांतर आपको जाता है रोड पे, जिससे आसानी से हम चीज़ें देख पाते हैं।
ओके, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है हेडलाइट के रूप में। सेकंड नंबर देखिए, नाक, कान, गला, दांत आदि के चिकित्सक के द्वारा ये कैसे इसका उपयोग किया जाता है। उनके पास एक स्टिक होता है छोटा, उसमें अवतल दर्पण लगा होता है। तो जैसे अगर आपके दांत के अंदर उन्हें कुछ देखना है तो वो अंदर ऐसे रख कर उसमें उसका बड़ा प्रतिबिंब देख सकते हैं। जैसे हमने देखा हुआ है कि अवतल दर्पण में अगर हम फोकस और दर्पण के बीच कोई वस्तु रखते हैं, हम पीछे प्रतिबिंब बना चुके हैं, तो हमें जो है प्रतिबिंब प्राप्त होता है बड़े आकार का, आभासी और सीधा प्राप्त होता है, इसलिए इसमें इसका उपयोग किया जाता है। थर्ड नंबर, टेबल लैंपों के सेट के रूप में। टेबल लैंप अगर आप यूज करते हो तो उसमें आपने देखा होगा कि हमें एक जगह फोकस्ड लाइट चाहिए होती है। तो अवतल दर्पण का उपयोग ये भी होता है कि अगर कोई प्रकाश किरण इस पर आती है तो एक जगह वो फोकस करता है, ठीक, इसलिए टेबल लैंपों में यूज होता है। फोर्थ नंबर, दाढ़ी बनाने के लिए। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है जो सेकंड नंबर में था, क्योंकि इसमें हम बड़ा प्रतिबिंब देख पाते हैं, किसी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब सीधा और आभासी हम देख पाते हैं, इसलिए इसमें इसका यूज किया जाता है। फिफ्थ नंबर, परावर्ती प्रकार के खगोलीय दूरदर्शी में। दूरदर्शी कई प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा उसमें से एक जो परावर्ती प्रकार का होता है उसमें हम अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए करते हैं ताकि हम प्रतिबिंब को और बड़ा देख सकें। अगला नंबर, सोलर कुकर तथा तापीय भट्ठी में। सोलर कुकर में भी क्या होता है, जितना भी लाइट सनलाइट आता है उसमें, तो ये अवतल दर्पण उसे एक जगह फोकस कर देता है, जहाँ पर हम अपना खाना रखते हैं पकाने के लिए, एक जगह सारी लाइट को फोकस करता है, जिससे काफ़ी हीट जनरेट होता है और हमारा खाना बन जाता है। तो इस तरह ये इसके उपयोग हैं जो हमें जानने जरूरी हैं, पूछे जाते हैं एग्जामों में। अब आगे पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन। इसका यूज कहाँ होगा वो फिर हम कल देखेंगे, लेकिन अभी आपको ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। साइन कन्वेंशन समझें क्या होता है। जब भी हम ध्रुव से या दर्पण से, ये ध्रुव होता है, जब भी हम ध्रुव से या दर्पण से कोई दूरी इस डायरेक्शन में लेंगे, इस डायरेक्शन में अगर हम कोई भी दूरी लेंगे तो हमेशा वो ऋणात्मक होगी, और अगर हम इस डायरेक्शन में लेंगे तो वो हमेशा धनात्मक होगी। इसी तरह अगर मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर हम कोई लंबाई या दूरी लेंगे वो धनात्मक होगी, और नीचे की ओर अगर कोई लंबाई या दूरी लेंगे वो ऋणात्मक होगी। सेम ऐसा ही उत्तल दर्पण में भी है, अगर हम इस साइड की कोई दूरी ले रहे हैं तो ऋणात्मक है, और अगर हम इस साइड की दूरी ले रहे हैं तो वो धनात्मक है। अगर हम ऊपर साइड कोई लंबाई या दूरी ले रहे हैं धनात्मक है, और नीचे साइड अगर ले रहे हैं तो ये ऋणात्मक है। ओके, अब इसमें देखो एक चीज़ हम और समझ लेते हैं। हमने ये तो समझ लिया, आगे जो न्यूमेरिकल्स हैं क्वेश्चन है उसमें हमें ये काम तो आएगा ही, ये बहुत ज़्यादा ही काम आएगा। उसके अलावा अगर हमें यहाँ से देखा जाए तो जैसे फोकस दूरी पूछी जाती है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक है या ऋणात्मक, तो अगर आप देखो अवतल दर्पण में फोकस इधर होता है, दर्पण से बाहर ये फोकस दूरी है, ध्रुव से यहाँ फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। तो अगर हम देखें तो ध्रुव से हम इस साइड की दूरी ले रहे हैं, ओके, इस साइड, तो हमें पता अगर हम इस साइड दूरी लेते हैं तो वो क्या होता है, वो ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक। और अगर हम उत्तल दर्पण में देखें तो इसका फोकस इधर है, तो अगर हम ध्रुव से इसकी फोकस दूरी लें तो हमें इस साइड जाना होगा, तो अगर इस साइड हम जाते हैं तो धनात्मक होती है दूरी, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी है वो धनात्मक होगी, ठीक है ना। तो अब आगे समझते हैं रेखीय आवर्धन क्या होता है। तो देखिए, रेखीय आवर्धन को हम एम से डिनोट करते हैं, और ये होता है रेखीय आवर्धन प्रतिबिंब का आकार और वस्तु के आकार का अनुपात। प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार का जो अनुपात होता है उसे हम बोलते हैं रेखीय आवर्धन। यहाँ पर दोनों ही साइज हैं, दोनों ही आकार हैं इसमें, इसलिए इसका कोई बीमा नहीं होगा, कोई बीमी सूत्र नहीं होगा इसका, ठीक है ना। डायमेंशन लेस है ये, और कोई इसका मात्रक भी नहीं होगा, क्योंकि अनुपात है ये दोनों आकार का। इसमें हम आगे देखें, जो प्रतिबिंब का आकार होता है उसे हम आई से डिनोट करते हैं, ओके, और जो वस्तु का आकार होता है उसे ओ से डिनोट करते हैं। तो आई अपॉन ओ, इमेज और ऑब्जेक्ट,
और वैसे आवर्धन का मतलब क्या है, हम ये समझते हैं। आवर्धन का मतलब ये होता है कि जो प्रतिबिंब है वस्तु से कितना बड़ा है या कितने गुना बड़ा है, इसका मीनिंग ये होता है। तो अगर हम देखें, अगर हम अवतल दर्पण के लिए बात करें, अगर अवतल दर्पण के लिए देखें तो रेखीय आवर्धन क्या होता है, हमने देखा हुआ है कि कई जगह पर अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वस्तु के आकार से बड़ा बनता है, कुछ जगह पर प्रतिबिंब वस्तु के आकार का होता है और कुछ जगह पर प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा भी होता है। तो देखिए, अगर प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है तो जो रेखीय आवर्धन का मान है 1 से ज़्यादा आएगा। अगर वस्तु के आकार का दोनों बराबर हैं तो फिर रेखीय आवर्धन का मान 1 आएगा। और अगर प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है तो रेखीय आवर्धन का जो मान है 1 से कम आएगा। तो अवतल दर्पण के लिए जो रेखीय आवर्धन होता है 1 से कम या 1 से ज़्यादा हो सकता है। ओके, अगर हम उत्तल दर्पण के लिए देखें, अगर हम उत्तल दर्पण के लिए देखें तो हमें पता है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा ही बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा ही रहता है, वस्तु से छोटा। तो अगर वस्तु के आकार से प्रतिबिंब छोटा रहेगा तो यम का मान रेखीय आवर्धन जो है हमेशा 1 से कम ही होगा। तो उत्तल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन सदैव 1 से कम होता है। ओके, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए जो रेखीय आवर्धन होता है, जैसे अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए जो रेखीय आवर्धन का मान होता है ऋणात्मक होता है। रेखीय आवर्धन ऋणात्मक होता है किसके लिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। याद रखेंगे इसको, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन का मान ऋणात्मक और आभासी प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन का मान धनात्मक होता है। ओके, और जैसे कि जो रेखीय आवर्धन है, अगर कोई लंबाई, जैसे यहाँ पे प्रतिबिंब का आकार लेते हैं, उसकी लंबाई कितनी है, वस्तु की लंबाई कितनी है, तो रेखीय आवर्धन यम होता है। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल के लिए जो रेखीय आवर्धन होगा यम स्क्वायर होगा। और अगर हम आयतन के लिए बात करें, आयतनिक आवर्धन तो ये आयतनिक आवर्धन यम क्यूब होगा। ठीक है, क्षेत्रीय आवर्धन यम स्क्वायर होता है, आयतनिक आवर्धन यम क्यूब होता है और रेखीय आवर्धन यम होता है। तो इस तरह हमने परावर्तन चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें हमें न्यूमेरिकल बचे जो कि सॉल्व करना है, जो कि बहुत ज़रूरी है। आजकल के एग्जामों में आप लोगों ने देखा होगा कई सारे न्यूमेरिकल आ रहे हैं अलग अलग चैप्टर से, तो इसके जो न्यूमेरिकल हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज तक हमने जितना पढ़ा है आप अच्छे से इसे पढ़ लेना, तभी जो है नेक्स्ट क्लास में हमारी जो होगी उसमें हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तभी आपको समझ में आएगा अगर ये सब कुछ बनेगा तो आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।